नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। जीएसटी आपके जेब से निकल रहा है। किसके जेब से? पिछड़ों की जेब से, दलितों की जेब से, आदिवासियों की जेब से, गरीब जनरल लोगों की जेब से निकल रहा है। और 14 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने 20-25 लोगों का कर्ज माफ कर दिया। राजस्थान की सरकार के पास जीएसटी का पैसा आता है। हमने यहां पे स्वास्थ्य योजना शुरू कर दी। मुफ्त में सबको इलाज हो रहा है। मुफ्त में सबका इलाज हो रहा है। दिल का दौरा पड़ता है, चलो चलो राजस्थान के किसी भी अस्पताल में जाओ, फ्री में इलाज कराओ। पैर टूटता है, चलो चलो भैया प्लास्टर लगाओ, फ्री में करो। एक्सीडेंट सड़क पे होता है, भाई चलो इमरजेंसी में ले जाओ, फ्री में है राजस्थान में। कैंसर हुआ, लिवर की बीमारी हो, डायबिटीज हो, कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार कहती भैया हम तो मुफ्त में करवाएंगे, हम 1 रुपया नहीं निकलवाएंगे। ये हैं कौन जो अस्पताल में जाते हैं? 50% पिछड़े, 14% दलित, 12% आदिवासी। तो हमारा पैसा भारत माता की जेब में जा रहा है, आपकी जेब में जा रहा है, उनका पैसा अदानी जी की जेब में जा रहा है। आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज रविवार यानी 19 नवंबर को 106वीं जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस के कई नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने शक्ति स्थल पर पहुंचे। इस दौरान शक्ति स्थल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की स्मृति में इंदिरा गांधी स्मारक न्यास द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में खड़गे और सोनिया कुछ प्रोग्राम और प्रदर्शनी में लगे फोटो देखते नजर आए। इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। 19 नवंबर 1917 को जन्मी इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री रही। पीएम ने एक ट्वीट में कहा, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट भी किया और लिखा, भारत के लिए एक जननायक प्रधानमंत्री, मेरे लिए मेरी दादी, मेरी शिक्षिका, देश और लोगों के लिए समर्पण के सिखाए आपके मूल्य मेरे हर कदम की ताकत है, मेरी सोच की शक्ति है। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए इस स्थल पर फूल चढ़ाए और उन्हें याद किया। इंदिरा गांधी जी की जयंती पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा, क्षमा वीरों का गुण है। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और हमारी आदर्श। इंदिरा गांधी जी की जयंती पर हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। भारत की एकता और अखंडता को सजाए रखने में, वो हमारे देश को सशक्त और प्रगतिशील बनाने में उन्होंने भारत के लिए कुशल नेतृत्व, सच्ची निष्ठा और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का लगातार परिचय दिया और देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनका जीवन देश के लिए उनका समर्पित कर्तव्य और अदम्य साहस करोड़ों भारतीयों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। क्रिकेट का वर्ल्ड कप फाइनल है, फिर भी आप यहाँ आए मेरी बातों को सुनने, इसके लिए मैं
आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपको ये कष्ट देने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। हमारी टीम बड़े बड़े रिकॉर्ड को हासिल कर रही है, बैटिंग में, बॉलिंग में, जीत में। सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि हमारी एकता का प्रतीक है। हर मजहब के लोग, अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग प्रदेशों से खिलाड़ी, अलग अलग भाषा बोलने वाले खिलाड़ी सब एकजुट होकर हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं। तो आज यहाँ खड़े होकर सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि एक अच्छी तरह से जीते और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपकी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी टीम इंडिया को ऑल द बेस्ट। मेरे साथ बोलो, जीतेगा, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख अपनाए जाने के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि की ओर से लंबित 10 विधेयकों को बिना मंजूरी दिए डीएमके सरकार को वापस लौटा दिया गया था। इन सभी 10 विधेयकों को तमिलनाडु विधानसभा के विशेष सत्र में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। स्टालिन सरकार की ओर से जिन 10 विधेयकों को फिर से मंजूरी दी गई है, उनमें से 2 विधेयक 2020 और 2023 में सदन में पारित किए गए थे, तो वहीं बाकी 6 अन्य बिलों को पिछले साल सदन में मंजूरी दी गई थी। बता दें कि सदन से पारित होने के बाद इनको मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था। इसके बाद से ये सभी विधेयक बिना किसी कारण के लंबित पड़े हुए थे। इसको लेकर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इनमें राज्य विद्यालयों के कुलपतियों को चांसलर के पद पर पदोन्नत करके राज्यपाल की शक्तियों में कटौती करने वाले विधेयक भी शामिल है। वहीं सीएम स्टालिन ने राज्यपाल रवि पर तीखा हमला करते हुए विधानसभा में कहा कि बिना किसी कारण के सहमति रोकना अस्वीकार्य है। अपनी व्यक्तिगत सनक और पसंद के चलते इन सभी बिलों को वापस लौटाया गया था। इनको सहमति न देना अलोकतांत्रिक और जन विरोधी है। सीएम ने यह भी आरोप लगाया था कि गैर बीजेपी शासित राज्यों को राज्यपालों के जरिए केंद्र की तरफ से जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से डीएमके सरकार और तमिलनाडु के राज्यपाल के बीच टकराव चल रहा है। गाजा में इजराइल की तबाही के बीच पड़ोसी देश जॉर्डन ने हमास का समर्थन करते हुए इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। जॉर्डन के विदेश मंत्री ऐमान सफादी ने कहा कि इजराइल हमास का सफाया नहीं कर पाएगा। इजराइल के मंसूबों पर सवाल दागते हुए जॉर्डन के विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल का कहना है कि वो हमास का सफाया करना चाहता है। यहाँ बहुत सारे सैन्य लोग हैं, मुझे समझ नहीं आता कि यह उद्देश्य कैसे पूरा किया जा सकता है। ऐमान सफादी ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि हमास, हमारा देश इस तरह के विस्थापन को रोकने के लिए जो कुछ भी करना होगा करेगा। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। यह युद्ध अपराध होने के साथ साथ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा होगा। हम इसे रोकने के लिए जो भी करना होगा करेंगे। यह युद्ध हमें कहीं और नहीं बल्कि अधिक संघर्ष, अधिक पीड़ा और क्षेत्रीय युद्धों के विस्तार के खतरे की ओर ले जा रहा है। गौरतलब है कि जॉर्डन की सीमा वेस्ट बैंक से लगती है। गाजा युद्ध ने जॉर्डन में उथल पुथल की आशंका पैदा कर दी है और अधिकारियों को यह जोखिम दिखाई देने लगा है कि इजराइल वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों को सामूहिक रूप से निकाल सकता है। वहीं 7 अक्टूबर को इजराइल में घातक हमले के बाद से इजराइल ने हमास को नष्ट करने की कसम खाई है। लेकिन इससे यह सवाल खड़ा हो गया कि अगर हमास हार गया तो घनी आबादी वाले इलाके गाजा पर शासन कौन करेगा। दरअसल 2007 से हमास गाजा पट्टी पर शासन कर रहा है। गाजा में शासन को लेकर बहस के बीच यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा था कि इजराइल हमास युद्ध खत्म होने के बाद केवल फिलिस्तीनी अथॉरिटी यानी PA ही गाजा चला सकता है। हमास अब गाजा पर नियंत्रण नहीं कर सकता, तो गाजा पर किसका नियंत्रण होगा? मुझे लगता है कि केवल एक ही ऐसा कर सकता है, फिलिस्तीनी अथॉरिटी। वहीं फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा था कि अगर पूर्ण राजनीतिक समाधान हो जाए तो PA गाजा के प्रशासन में भूमिका निभा सकता है। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।